हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिहार डीएलएड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सेवा पूर्व 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रथम वर्ष की किताब F1 समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ का यूनिट 2 का पार्ट 2 है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, इन सभी का उत्तर आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए उत्तर की ओर चलते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए उत्तर की ओर। प्रश्न 6, विद्यालय के प्रमुख कार्य अथवा वर्तमान विद्यालय के प्रमुख कार्य। उत्तर, थॉमसन के अनुसार विद्यालय के कार्य निम्न हैं: मानसिक प्रशिक्षण, चारित्रिक प्रशिक्षण, सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण। नंबर 4 है राष्ट्रीय गर्व व देश प्रेम का प्रशिक्षण। और 5वां पॉइंट है स्वास्थ्य व स्वच्छता का प्रशिक्षण। तो चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं। पहला पॉइंट है मानसिक प्रशिक्षण। मानसिक प्रशिक्षण का अर्थ है पुस्तकीय ज्ञान और तर्क शक्ति का विकास। विद्यालय का यह कार्य संकुचित तो है पर साथ ही आवश्यक भी। पॉइंट 2, चारित्रिक प्रशिक्षण। चारित्रिक प्रशिक्षण विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्राचीन समय के सरल समाज में समाज द्वारा चारित्रिक प्रशिक्षण दिया जाना संभव था, पर आज के जटिल समाज में यह संभव नहीं है। अतः यह कार्य प्रशिक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। पॉइंट 3, सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण। विद्यालय के सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण देना चाहिए। अतः विद्यालय ऐसा वातावरण प्रदान करे जिसमें रहकर छात्र स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर सके। पॉइंट 4 है राष्ट्रीय गर्व और देश प्रेम का प्रशिक्षण। राष्ट्रीय गर्व और देश प्रेम दो ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं हैं, इसके बिना छात्र उच्च आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः विद्यालय को इन भावनाओं को विकसित करना चाहिए, पर ये भावनाएं केवल शुद्ध रूप में ही विकसित की जानी चाहिए, अन्यथा ये अन्य राष्ट्रों के लिए अहितकर सिद्ध हो सकती है। पॉइंट 5, स्वास्थ्य व स्वच्छता का प्रशिक्षण। हमारी सभ्यता ने पहले की अपेक्षा लोगों को अधिक संख्या में नगरों में बसा दिया है। यहाँ वे अस्वस्थ और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं। अतः आवश्यक है कि विद्यालय छात्रों और स्वच्छता का प्रशिक्षण दे। अब ब्रेबेकर के अनुसार विद्यालय के कार्य। पहला पॉइंट है संरक्षण कार्य। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक बहुत मुसीबतों और बलिदानों द्वारा प्राप्त की गई है। नई भावी पीढ़ी को बता सकने के कारण इसका कोई भी अंश ना हो गया हो, यह बहुत दुख की बात होगी। अतः विद्यालय को इसकी शिक्षा देकर इसे सुरक्षित रखना चाहिए। सांस्कृतिक आदर्श द्वारा ही सुरक्षित रखे जाते हैं, इसलिए भी विद्यालय सांस्कृतिक संरक्षण के कार्य की अपेक्षा नहीं कर सकता है। पॉइंट 2, प्रगतिशील कार्य। प्रगतिवादियों का मत है कि यह सोचना कि विद्यालय संस्कृति को ना होने से बचा सकता है उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि यह सोचना कि औषधि मनुष्य के मरने से बचा सकती है। अतः उनका कथन है कि विद्यालय संस्कृति को सुरक्षित रखने की अपेक्षा समाज को प्रगति की ओर ले जाने का कार्य करें। विद्यालय नए विचारों और कार्यक्रमों को अपनाकर समाज के ढांचे और आदर्शों को समय के अनुसार परिवर्तित कर सकता है। निष्पक्ष कार्य। कुछ व्यक्तियों का मत है कि विद्यालय को निष्पक्ष कार्य करने चाहिए। उसे सांस्कृतिक सुरक्षा, नवीन विचारों, राजनीति आदि से कोई प्रायोजन नहीं रखना चाहिए। इसका स्थान सांस्कृतिक मामलों से ऊपर है। उसका प्रमुख कार्य अनंत मूल्यों और सत्यों को शिक्षा देना है। अतः उसे किसी मामले के पक्ष या विपक्ष में शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पारंपरिक विद्यालय के स्वरूप में बदलाव में उसके कार्यों में बदलाव ला दिया है। आज उससे निम्नलिखित कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ऐसी कौन कौन सी कार्य है जो आजकल अपेक्षा रखी जा रही है। पहला पॉइंट है अपने समाज की संस्कृति हस्तांतरण करना और उसका संरक्षण करना। पॉइंट 2 है दिन प्रतिदिन के नवीन ज्ञान को प्रदान करना। पॉइंट 3 है
नवीन विज्ञान के माध्यम से छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। पॉइंट 4 है संस्कृति का नवीनीकरण करना। पॉइंट 5 है बच्चों में सामाजिक आदतों का विकास करना। पॉइंट 6 है समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी वातावरण के प्रति छात्रों को सजग बनाना। पॉइंट 7 है सामाजिक पुनर्निर्माण की समक्ष उत्पन्न करने, उन्हें संवेदनशील बनाना। पॉइंट 8 है सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही उन्हें सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए तैयार करना। पॉइंट 9 लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। पॉइंट 10 है सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति निष्ठावान तथा उसके संवाहक के रूप में तैयार करना। पॉइंट 11 है समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करने की क्षमता उत्पन्न करना। पॉइंट 12 है समाज में आने वाले व्यक्तियों के लिए तैयार करना। पॉइंट 13 है सामाजिक विघटन की प्रक्रिया एवं उसके रूप को समझने के योग्य बनाना। पॉइंट 14 है अंतर्राष्ट्रीय की दृष्टि से एक सूझबूझ वाले मानव के रूप में उसका निर्माण करना। पॉइंट 15 है समाज की दृष्टि में उसमें उत्पादक क्षमता का विकास करना है। पॉइंट 16 है उसे यानी छात्र को एक सृजनशील एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बनाना। इसके लिए विद्यालय को बच्चे की रुचियों, आवश्यकताओं, संकल्पनाओं, योग्यता आदि को ध्यान में रखकर उनके विकास को मार्गदर्शित करना है। पॉइंट 17 है विद्यालय बौद्धिक विकास के साथ साथ छात्रों के शारीरिक विकास के लिए भी कार्य करे। इसके लिए वह खेलकूद, शारीरिक व्यायाम, योग आदि की व्यवस्था करे। ऐसा करके वह बच्चों में खेल भावना, संघर्ष करने की आदत, समूह में काम करने की आदत तथा सुरक्षा की आदतों का विकास करने में सहायता दे सकता है। पॉइंट 18 है कल्पना शक्ति, सौंदर्यानुभूति तथा सामूहिक भावना के विकास के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन एवं संचालन तथा विकास के अवसरों को प्रदान करना चाहिए। पॉइंट 19 विद्यालय में आने वाले बदलाव या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए समाज की मनोवृत्ति को नया मोड़ देना पड़ता है, अतः उसे एक सामुदायिक केंद्र बिंदुओं की ओर अपने भूमिका का निर्माण करना होगा। जैसे पॉइंट 1 में कहा गया है कि वैज्ञानिक एवं लोकतांत्रिक मनोवृत्ति का विकास करना, शारीरिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता का विकास करना। पॉइंट 3 शारीरिक श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना। पॉइंट 4 कहा धर्म निरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का विकास करना। पॉइंट 5 कहता है देश की एकता और उसके सम्मान और विकास को बनाए रखने के लिए समर्पण की भावना को विकसित करना। छठा पॉइंट कहता है अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना। प्रश्न 7 शिक्षा बालक का समाजीकरण किस प्रकार करती है? उन साधनों का वर्णन कीजिए जिनका वह इस कार्य के लिए उपयोग करती है। शिक्षा द्वारा बालक का समाजीकरण मीन्स सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड थ्रू एजुकेशन। बालक के समाजीकरण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। परिवार के बाद शिक्षा संस्था में बालक का समाजीकरण सर्वाधिक रूप में होता है। शिक्षा संस्था का विवेचन ही एक सामाजिक संस्था के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सांस्कृतिक स्वरूप वाली होती है। इसकी स्थापना विचारपूर्वक व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। यह निश्चित प्रतिमानों का प्रतीक होता है और इसके पास सामाजिक समस्याओं को हल करने के अपने प्रमाणिक तरीके होते हैं। विद्यालय व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में प्रशिक्षित करके समाज की सेवा करता है। दुर्खिम ने कहा है कि शिक्षा नई पीढ़ी का नियमपूर्वक समाजीकरण करती है। यहाँ दुर्खिम ने नियमपूर्वक समाजीकरण शब्द का प्रयोग करके विद्यालय के बाहर भीतर के समाजीकरण में भेद प्रकट किया है। विद्यालय के बाहर का समाजीकरण अनौपचारिक, योजना विहीन और मनमाने ढंग से चलता है। जैसे परिवार में बच्चों को अपनी स्थिति और महत्व का ज्ञान आकस्मिक ढंग से होता है, जबकि दूसरी ओर विद्यालय योजनापूर्वक बालक को उसके महत्व का ज्ञान कराकर उसका समाजीकरण किया जाता है। विद्यालय में सीखना योजनापूर्वक और संगठित ढंग से होता है।
शिक्षा के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित और नियमित रूप से चलने के कई कारण हैं। चलिए उन कारणों को जानते हैं। पॉइंट 1, विद्यालय में शिक्षक समाज के बदलते स्वरूप को समझते रहते हैं और तदनुसार अपेक्षित शिक्षा देते हैं जिससे समाजीकरण भली भांति हो सके। पॉइंट 2, विद्यालय को चलाने वाली संस्था के अधिकारी वर्ग समय समय पर अधिवेशन बुलाकर शिक्षा का स्तर स्वस्थ और समयानुकूल बनाए जाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करते रहते हैं जिससे बालक को मिलने वाली शिक्षा से उसका समाजीकरण होता है। पॉइंट 3, विद्यालय में ज्ञान वृद्धि के साथ साथ समायोजन प्रवृत्ति का विकसित किया जाता है। समायोजन समाजीकरण की एक मुख्य विशेषता है। चौथा पॉइंट कहता है विद्यालय में शिक्षा कार्य सहयोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होता है जिससे समाजीकरण की प्रक्रिया स्वस्थ रीति से चलती है। पांचवा पॉइंट कहता है विद्यालय में नवीन पद्धतियों डाल्टन विनेटिका प्रोजेक्ट क्रियाशीलता इकाई आदि के आधार पर चलने वाले शिक्षा संस्थान में बालकों का समाजीकरण सही ढंग से होता है। छठा पॉइंट कहता है नवीन शिक्षा पद्धति अधिक वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक है। इनमें बालक की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा देने की व्यवस्था होती है। इससे बालक को होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान उसे अभिसमाजीकरण की सही दिशा देता है। सातवां पॉइंट है आज का समाज जनतांत्रिक है। अब पहले की भांति बालक को परंपरागत शिक्षा न देकर स्वयं उसकी केंद्र मान कर दी जाती है। उसकी अभिक्षमता अभिवृत्ति योग्यता का ध्यान शिक्षा देने में रखा जाता है। इससे उसके समाजीकरण में विद्यालय के माध्यम से मिलने वाली शिक्षा का महत्व व दायित्व दोनों ही बहुत बढ़ जाता है। बालकों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माता पिता के पश्चात बालक के समाजीकरण में शिक्षक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो चलिए शिक्षक की भूमिका को देखते हैं। पहला पॉइंट है बालक को समाजीकरण का अवसर प्राप्त कराने के रूप में तथा स्वयं शिक्षक की समाजीकरण में भूमिका, ये दोनों प्रकार के संबंध अलग नहीं हैं बल्कि अतिशमाही में है। जब शिक्षक बालक को समाजीकरण का अवसर प्राप्त कराने में सफल होता है तब वह शिक्षक की भूमिका में भी सफल होता है। शिक्षक का समाजीकरण उसी समय हो सकता है जबकि वह स्वयं समाज के दायित्व को समझे और उसके संक्रमण में विश्वास रखे। विद्यालय द्वारा प्रयुक्त समाजीकरण के साधन। शिक्षा का मुख्य औपचारिक साधन विद्यालय है। बालकों के समाजीकरण को निम्नलिखित साधनों के प्रयोग से सुनिश्चित किया जा सकता है। पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम को परिवर्तनशील स्वरूप। पाठ्यक्रम पुस्तकीय न होकर जीवन केंद्रित होना चाहिए। उसका संबंध विद्यार्थियों के समस्त अनुभवों से होना चाहिए। पाठ्यक्रम समाज की गति के अनुसार परिवर्तनशील और लचकदार होना चाहिए। पॉइंट 2 पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। विद्यालय में विविध प्रकार की सांस्कृतिक और खेलकूद संबंधी क्रियाओं का आयोजन योजनापूर्वक किया जाना चाहिए। ये क्रियाएं बालकों को समाजीकरण की दिशा में तेजी से अग्रसर करती है। समाजीकरण की दृष्टि से व्यक्तिगत क्रियाओं की अपेक्षा सामूहिक क्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण होती है। पॉइंट 3 सामाजिक सर्वेक्षण क्लब। सभी विद्यालयों में किसी न किसी प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षण क्लब संगठित किए जाने चाहिए। यह क्लब समाज की समस्याओं जैसे सड़कों की दुर्दशा, रोग फैलने के स्रोत, खाद्य सामग्री आदि का सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया द्वारा बालकों को समाजीकरण का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। पॉइंट 4 समाज सेवा संघ। विद्यालय में समाज सेवा संघ की स्थापना करके इसके द्वारा सामाजिक क्रियाओं में योगदान के द्वारा बालकों की सामाजिकता को विकसित किया जा सकता है। पॉइंट 5 समाज का भ्रमण। विद्यालय के छात्रों को समूह में समय समय पर समाज का भ्रमण कराना चाहिए। इससे उनमें सामाजिकता का विकास होगा। समाज भ्रमण के अंतर्गत वे भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्रशासकीय, औद्योगिक एवं सार्वजनिक सेवा संस्था का अवलोकन करेंगे। छठा पॉइंट है छात्र स्वशासन की स्थापना। विद्यालय में छात्र स्वशासन की स्थापना से समाजीकरण की प्रक्रिया को गति प्राप्त होती है। इसके कारण छात्रों में कानून और आदेश का पालन, कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास, सहयोग का विकास
उत्तरदायित्व का निर्वाह आदि का ज्ञान प्राप्त होता है जो समाजीकरण के लिए आवश्यक है। पॉइंट 7, शिक्षकों और छात्रों का सामूहिक स्वरूप। अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों के साथ संकोच रहित होकर कार्य करें। उनके दृष्टिकोण में निष्पक्षता हो, हृदय में छात्रों के लिए अगाध स्नेह हो, वे स्वयं छात्रों के साथ विभिन्न क्रियाओं में खुलकर भाग ले। शिक्षकों का छात्रों से मर्यादित खुला संबंध समाजीकरण को बढ़ावा देगा। पारस्परिक संबंधों का समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट 8, सामूहिक कार्य संबंधी योजनाएं। सामूहिक कार्य संबंधी योजनाएं सामूहिक श्रमदान, साक्षरता कार्यक्रम, वनभोज आदि के कार्यक्रमों से बालकों में समाजीकरण का विकास होता है। प्रश्न 8, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के कौन कौन से उपाय हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर, कभी कभी विद्यालयों में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया सहभागात्मक के बजाय दमनकारी स्वरूप धारण कर लेती है। बच्चों के समझ वो संवेदनाओं को महत्व न देते हुए विद्यालय घटक अपने निर्मित आधारों के अनुरूप अनुकूलन हेतु बच्चों को बाध्य करते हैं। यह स्थिति बालमन को गंभीर कुंठाओं एवं अंतर्विरोधों से भर देती है और कभी कभी बच्चा परिवार व आस पड़ोस के माध्यम से स्वाभाविक ढंग से सीखे हुए व्यवहारों व मूल्यों को भुलाकर नकारात्मक व्यवहार करने लगता है। इन सभी को दूर करने के लिए विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने की आवश्यकता है। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय निम्न हैं। पहला पॉइंट है घर या परिवार से सहयोग। शिक्षा के प्रभावशाली साधन बनाने के लिए विद्यालय को घर से सहयोग करना चाहिए। उससे बच्चों की आदत, रुचियों, गुणों और अवगुणों का पता चल जाएगा। इन बातों को जानकर शिक्षक सम्यक रूप से छात्रों का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी ओर माता पिता भी अपने बच्चों के बारे में शिक्षकों के विचार से लाभ उठा सकते हैं। शिक्षकों और अभिभावकों में निकट संपर्क स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है। अभिभावक संघ की स्थापना। अभिभावकों और शिक्षकों को एक दूसरे के संपर्क में लाने के लिए अभिभावक मंच स्थापित किए जाने चाहिए। संघ की बैठकों का कार्य बदलता रहना चाहिए। जैसे अभिभावकों और शिक्षकों में बच्चों की शिक्षा के बारे में विचार विमर्श, नए शिक्षण विधियों की व्याख्या, प्रदर्शन, शिक्षा में नई प्रवृत्तियों पर भाषण इत्यादि, इन सब बातों में अभिभावकों के ज्ञान में वृद्धि होगी और वे शिक्षकों को महत्वपूर्ण सहयोग दे सकेंगे। पॉइंट 2, अभिभावक दिवस। प्रत्येक विद्यालय में प्रतिवर्ष 1 या 2 बार अभिभावक दिवस मनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर अभिभावकों को अपने बच्चों की खेलकूद, नाटक, प्रदर्शनी आदि को देखने का अवसर दिया जाना चाहिए। पॉइंट 3, प्रगति पत्र। अभिभावकों के पास उनके बच्चों के प्रगति पत्र अवश्य भेजे जाने चाहिए। इनसे वे जान सकेंगे कि उनके बच्चे विद्यालय में उन्नति कर रहे हैं या नहीं। पॉइंट 4 है छात्रों के घर जाना। शिक्षकों को समय समय पर छात्रों के घर जाना चाहिए। ऐसा करने से वे अभिभावकों के संपर्क में आ सकेंगे और अभिभावकों से छात्रों की समस्या पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अगला पॉइंट है सामाजिक जीवन से संपर्क। यह शिकायत प्रायः सर्वत्र सुनने को मिलती है कि विद्यालय का सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। फलतः जब बालक शिक्षा समाप्त करके जीवन में प्रवेश करता है तो उसे जीवन का ज्ञान ठीक से नहीं रहता। वास्तव में विद्यालय का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उसे बाहर के समाज का छोटा रूप होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न उपायों को काम में लाया जा सकता है। जैसे समाज सेवा में भाग। समुदाय की भलाई के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेना चाहिए। विद्यालय को छात्रों में समाज सेवा के आदर्श और इच्छा को कूट कूट कर भरने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उसे छात्रों को समाज सेवा के अवसर और सुविधाएं देना चाहिए। पॉइंट 2, समाज के सदस्यों को निमंत्रण। विद्यालय को समाज के ऐसे सदस्यों को समय समय पर निमंत्रण भेजना चाहिए जो विभिन्न उपयोगी कार्यों में लगे हुए हो। ये सदस्य अपने भाषणों द्वारा छात्रों को बताएं कि उनके कार्यों का समाज में क्या स्थान है और इन कार्यों की कठिनाइयों और इच्छाइयों क्या है। इस प्रकार छात्रों में समाज का ज्ञान बढ़ेगा। पॉइंट 3, सामाजिक विषयों का शिक्षण। विद्यालय को
सामाजिक विषयों के अध्ययन पर बल देना चाहिए। इससे छात्रों को समाज की राजनीतिक आर्थिक बातों का ज्ञान प्राप्त होगा। पॉइंट 4, प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र। विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। इससे भारत जैसे देश की निरक्षरता की समस्याएं कुछ सीमा तक हल हो सकती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के संपर्क में रहने के कारण प्रौढ़ व्यक्ति विद्यालय के प्रगति में रुचि लेने लगेंगे। 5वां पॉइंट है सामाजिक सेवा संघों का निर्माण। सईदेन ने विद्यालय में समाज सेवा संघों के निर्माण पर बहुत बल दिया है। ये संघ बाढ़ आने पर, छूत की बीमारियों फैलने पर अथवा उत्सवों और जुलूसों में आसपास के लोगों की सहायता करे। संघ इन कार्यों को स्काउटिंग कार्यों से संबंधित करके जनता का बहुत हित किया जा सकता है। प्रश्नों, विद्यालय तथा समुदाय में सहयोग तथा उचित संबंध किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। विद्यालय तथा समुदाय का संबंध। विद्यालय तथा समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, उन्नति और अस्थायित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्था की स्थापना करता है। इसके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, आदर्शों, क्रियाकलापों और मानदंडों तथा परंपराओं को आने वाली पीढ़ी को प्रदान किया जा सके। फ्रैंकलिन ने कहा है कि समाज शिक्षा में ऐसा ही ज्ञान, कौशलों, आदतों तथा आदर्शों का प्रसार करने के लिए स्थापित करता है जो उसके स्वयं के अस्थायित्व और निरंतर विकास के लिए परमावश्यक है। विद्यालय समुदाय के जीवन एवं उनकी प्रगति पर प्रभाव डालता है। विद्यालय अपने विचारों एवं कार्यों द्वारा समुदाय का पथ प्रदर्शन करने उसे प्रगति की ओर ले जाता है। हावर्थ ने ठीक ही कहा है कि विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। यह सुधार सामाजिक को दिशा में है या नहीं, या विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर करता है। विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में। विद्यालय मूल रूप से एक सामाजिक संस्था है। यह प्रयास करता है कि समुदाय का विकास द्रुत गति से हो। समाज विद्यालय को यह कार्य सौंपता है कि वे युवकों को प्रशिक्षण तथा उसके पालन पोषण इस ढंग से करे कि समाज के जिस समुदाय से वे संबंध रखते हैं उसके जीवन प्रभावी ढंग से भाग ले सके। अतः विद्यालय को निरंतर सामाजिक उन्नयन के कार्य में सहयोग देना चाहिए तथा सामुदायिक केंद्र के रूप में अपने को उपस्थित करना चाहिए। समुदाय विद्यालय के सामुदायिक कार्य इसलिए सौंपता है कि बालक को सामाजिक परंपराएं उसी प्रकार उत्तराधिकारी से प्राप्त नहीं होती जैसा उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति तथा जन्मजात क्षमताएं मिल जाती है। पॉइंट 2, बालकों को समाज के सांस्कृतिक विरासत जन्म के साथ नहीं मिलती है वरन उसे सीखना पड़ता है। इन कारणों से उनके पुस्तकों, कार्य तथा सामाजिक संपर्कों से इस सामाजिक विरासत को सीखना पड़ता है। यदि बालकों को सामाजिक विरासत एवं सांस्कृतिक निधि से अलग रखा गया तो उनके समस्त प्रयास निष्फल होगा, साथ ही वे अंधेरे में भटकते रहेंगे। इस कारण मानव को संचित अनुभवों का ज्ञान प्रदान करने का कार्य विद्यालय को सौंपा गया। आज भारतीय विद्यालयों के जीवन की वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं है। इस कारण भारतीय विद्यालय सामुदायिक जीवन की प्रगति एवं सुधार के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे। यदि विद्यालय को अपने इस कार्य को पूर्ण करना है तो उसे बृहत समाज या समुदाय में एक छोटा समुदाय बनाना होगा। विद्यालय को छोटा समुदाय बनाने के लिए स्वयं को सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में कार्य करना पड़ेगा। विद्यालय को सामुदायिक जीवन के केंद्र बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों को काम में लाना पड़ेगा। पहला पॉइंट है समुदाय के सदस्यों को आमंत्रण। विद्यालय सामुदायिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, किसान, वकील आदि को विभिन्न अवसरों पर विद्यालय में आमंत्रित करे। इस प्रकार सामुदायिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जा सकता है। पॉइंट 2, अभिभावक शिक्षक संघ। समुदाय को विद्यालय में लाने के लिए अभिभावक शिक्षक संघ महत्वपूर्ण कार्य करता है। विद्यालय किसी प्रकरण के संबंध में अभिभावकों से प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। पॉइंट 3 है फिल्म शो व प्रदर्शनियों। फिल्मों के माध्यम से समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है। विद्यालय विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन करके समुदाय को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है और उनका सहयोग प्राप्त कर सकता है। पॉइंट 4 है मेलों, उत्सवों आदि को मनाना। विद्यालय में विभिन्न स्थानीय मेलों, उत्सवों एवं त्यौहार को मनाकर समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है। पॉइंट 5 है सामुदायिक जीवन की विविध क्रियाओं का संगठन। समुदाय को विद्यालय के निकट लाने के लिए विद्यालय में सामुदायिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाए। इसके आयोजन एवं संचालन में समुदाय के लोगों का सहयोग लिया जाए। छठा पॉइंट है समुदाय समस्याओं का समाधान।
विद्यालय जिस समुदाय में स्थित, छठा पॉइंट है सामुदायिक समस्याओं का समाधान। विद्यालय जिस समुदाय में स्थित है उसे उस समुदाय के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। उन सामुदायिक समस्याओं के समाधान से छात्र सामुदायिक जीवन की वास्तविकता का ज्ञान करने में समर्थ हो सकेंगे। सातवां पॉइंट कहता है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। विद्यालय जिस समुदाय में स्थित है उसे अशिक्षित लोगों को साक्षर बनाने के लिए विद्यालय का प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाया जाए। वह विद्यालय समय के उपरांत प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करने की व्यवस्था करे। विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाना। विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाने के लिए निम्नलिखित उपाय को काम में लाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे हम विद्यालय को समुदाय के निकट ला सकते हैं। पहला पॉइंट है साक्षात्कार। छात्र समुदाय के विभिन्न लोगों से संपर्क स्थापित करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही समुदाय के बहुत से लोग उनको साहित्य की पुस्तकें, श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदान करके महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। पॉइंट 2 सामाजिक क्लबों का संगठन। संविधान के अनुसार विद्यालय को सामाजिक सर्वेक्षण क्लब संगठित करना चाहिए जो अपने आसपास के सामुदायिक जीवन के कुछ तात्कालिक आवश्यकताओं तथा समस्याओं के बारे में छानबीन करने के कार्य करे। इसके लिए छात्रों को कभी कभी विद्यालय के बाहर भेजा जाए। इस प्रकार के आयोजनों से छात्रों का आसपास के वातावरण का प्रत्यक्ष एवं मौलिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पॉइंट 3 समाज सेवा संघों का प्रदान। संविधान के अनुसार हमें यह जान लेना ही काफ़ी नहीं है कि हमारे चारों ओर वातावरण में क्या दोष है। इसके लिए विद्यालयों में समाज सेवा संघों का निर्माण करना चाहिए जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं समुदाय के लिए अर्पित कर सके। प्रश्न 10 सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षा का महत्व को बताइए। उत्तर सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षा का महत्व। शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम या साधन माना गया है। समाज ने शिक्षा की व्यवस्था को इसलिए सुदृढ़ बनाया ताकि अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। इन परिवर्तनों हेतु समाज के कई उपाय निम्नलिखित रूप से प्रयोग किए जाते हैं। पहला पॉइंट है शिक्षा मानव के व्यवहार, जीवन शैली, विचार तथा आदतों एवं चिंतन शक्ति में परिवर्तन लाती है तथा उन्हें वांछित दिशा में मोड़कर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है। पॉइंट 2 शिक्षा समाज की सांस्कृतिक का हस्तांतरण, परिमार्जन तथा चयन करके सांस्कृतिक परिवर्तन लाती है। सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही सामाजिक परिवर्तन होता है। पॉइंट 3 है शिक्षा समाज में व्याप्त बुराइयों तथा कुरीतियों के बारे में जनसाधारण को अवगत कराकर उनके विरुद्ध जनमत का निर्माण करती है। उस जनमत के द्वारा ही व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों दूर होती है। पॉइंट 4 है शिक्षा व्यक्तियों के दृष्टिकोण को व्यापक एवं उदार बनाती है ताकि वे नवीनताओं को निसंकोच स्वीकार कर सके। पॉइंट 5 अन्य विश्वासों तथा धार्मिक रूढ़ियों का अंधानुसरण करने से शिक्षा बचाती है, उसे सही दिशा में सोचने एवं वैज्ञानिक ढंग से चिंतन व विश्लेषण करने हेतु प्रेरित करती है। पॉइंट 6 है शिक्षा द्वारा वैज्ञानिक प्रगति होती है, नविष्कार होते हैं, फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। पॉइंट 7 है शिक्षा समाज की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, इस आर्थिक प्रगति फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। पॉइंट 8 है सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में जो बाधाएं हैं शिक्षा उन बाधाओं को दूर कर परिवर्तन की गति को तीव्रता प्रदान करती है। पॉइंट 9 है सामाजिक परिवर्तनों हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं का निर्माण कर सामाजिक नवचेतना, समाज सेवा एवं जनसाधारण का उत्तरदायित्व सौंपती है। 10वां पॉइंट है शिक्षा द्वारा जनमानस के दृष्टिकोण ज्ञान भंडार द्वारा विकसित होता है तथा आचार विचार बदलते हैं। पॉइंट 11 कहता है शिक्षा द्वारा व्यक्तियों की संकीर्ण भावनाएं दूर होती है, वे परस्पर सहयोग की भावना से रहने सीखते हैं तथा व्यापक राष्ट्रीय व सामाजिक कल्याण की भावना को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करते हैं। उदाहरणतः जातिवाद, प्रांतीयता तथा क्षेत्रीयता या विवाद के संबंध में राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया जा सकता है। पॉइंट 12 कहता है शिक्षा समाज के शाश्वत मूल्यों की रक्षा कर समाज को अवनति के पथ पर जाने से रोकती है। 13वां पॉइंट कहता है शिक्षा समाज में हो रहे परिवर्तनों की समीक्षा, मूल्यांकन तथा समालोचना के परिवर्तनों की गति को तीव्र करता है तथा उन्हें अपेक्षित दिशा प्रदान करता है। प्रश्न 11 विद्यालय का समुदाय पर प्रभाव बताइए। समुदाय पर विद्यालय के प्रभाव निम्न है। पहला पॉइंट है समुदाय की संस्कृति विरासत का संरक्षण। प्रत्येक समाज के अपने रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, नैतिकता, नियम, साहित्य आदि होते हैं।
जिनको उस समुदाय ने प्राचीन काल से लेकर आज तक अर्जित किया है। शिक्षा समुदाय भी इस सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने तथा विकसित करने की प्रक्रिया है। विद्यालय उस सांस्कृतिक विरासत को आने वाली संतति को प्रदान करके उसको बनाए रखते हैं, साथ ही आने वाली संतति को इस योग्य बनाते हैं कि वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार उस विरासत को अपना योगदान कर सके। विद्यालयों के अभाव में इस जटिल एवं विस्तृत तथा विशाल विरासत को थोड़े से जीवन काल में सीखना संभव नहीं है। पॉइंट 2, समुदाय के आवश्यकताओं व मांगों की पूर्ति। प्रत्येक समुदाय की अलग अलग आवश्यकताएं एवं मांगे हैं। विद्यालय अपनी योजना तथा कार्यक्रमों आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके समुदाय की मांगे एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पॉइंट 3, समुदाय के भावी स्वरूप का निर्धारण। विद्यालय समुदाय की आवश्यकताओं एवं मांगों की पूर्ति ही नहीं करता वरन उसके भावी स्वरूप का भी निर्माण करता है। समुदाय की मांग, आवश्यकताएं, मान्यताएं, आदर्श आदि बदलते रहते हैं। इन्हीं के अनुसार समुदाय को बदलना आवश्यक है, अन्यथा वह गतिहीन हो जाएगा। अतः विद्यालय समुदाय के दोषों की आलोचना करने उनके समुदाय नवीन विचार एवं कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। साथ ही वे भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। ये भावी नागरिक समुदाय की प्रगति एवं सुधार के लिए कार्य करके भावी ढांचे का निर्माण करेंगे। अतः विद्यालय ही समुदाय की प्रगति में सुधार कर भावी समुदाय के लिए आज समाजवादी समाज के लिए प्रयत्नशील हैं। चौथा पॉइंट है समुदाय की व्यावसायिक व औद्योगिक प्रगति। विद्यालय समुदाय की व्यवहारिक एवं औद्योगिक प्रगति को भी प्रभावित करता है। समुदाय के व्यवसायों को पाठ्यक्रम में किसी न किसी रूप में स्थान मिलता है। महात्मा गांधी ने भारतीय समुदाय की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए बेसिक स्कूल में पाठ्यक्रम में समुदाय के प्रमुख हस्तशिल्पों को स्थान प्रदान किया। साथ ही उन्होंने बुनियादी शिल्प पर आधारित शिक्षा की नींव डाली, जिससे समुदाय के लोग स्वावलंबी बन सके। पांचवा पॉइंट है विद्यालय समुदाय की अज्ञानता एवं निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। छठा पॉइंट है विद्यालय समुदाय के लिए अलग से पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करते हैं। वाचनालय एवं पुस्तकालयों में आने से समुदाय के लोगों की कुपमंडुकता की भी समाप्ति होती है। वे देश दुनिया के समाचारों से अवगत होते हैं। सातवां पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन कर विद्यालय समुदाय के मनोरंजन में भी योग देते हैं। इससे समुदाय का नैतिक विकास होता है। विद्यालय समुदाय का सहायता कर अनेक समितियों का गठन कर उसके विकास में योग दे सकता है। प्रश्न 12, बालकों के समाजीकरण में विद्यालय के महत्व एवं कार्यों को बताएं। स्कूल शिक्षा का सक्रिय एवं औपचारिक साधन है। यह एक विशिष्ट अभिकरण है जिसका अस्तित्व संस्कृतियों और सभ्यताओं की विकासशील जटिलताओं के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इस बालकृष्ण जोशी के अनुसार किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभा, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में ही नहीं वरन विद्यालयों में भी होता है। स्कूल शब्द का आरंभ। स्कूल शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द स्कूल से हुई है, जिसका अर्थ अवकाश है। अवकाश को स्कूल के साथ संबंधित करने के कारण यह है कि प्राचीन काल में उदार शिक्षा जनसाधारण के लिए नहीं थी। उदार शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल समाज के उच्च वर्ग के लोगों को ही विशेषाधिकार था, क्योंकि उनके पास संस्कृति के उच्च आदर्शों के निर्माण के लिए पर्याप्त अवकाश हुआ करता था। शिक्षा साधन के रूप में स्कूल का आरंभ। प्राचीन काल में लोगों को जीवन बहुत ही सरल था। चर्च और परिवार ही बच्चों को शिक्षा देने का प्रमुख साधन हुआ करते थे। बच्चा का अपने माता पिता के साथ जीवन व्यतीत करता था। परिवार ही बच्चों में सब क्रियाएँ तथा अनुभव प्रदान करता था जो उसके समाजीकरण तथा उसके व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक होते थे। बाद में धार्मिक स्थान, मंदिरों, मस्जिद, चर्च आदि ने यह उद्देश्य पूरा करना प्रारंभ किया। परंतु जैसे जैसे समाज जटिल होता गया और उसका ज्ञानकोश बढ़ता गया, स्कूल जैसी औपचारिक संस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। नई पीढ़ियों को कुशलतापूर्वक सांस्कृतिक विरासत प्रदान करने में परिवार तथा अन्य अनौपचारिक साधनों को अपर्याप्त समझा जाने लगा। संसार के बहुत से देशों जैसे मिस्र, चीन, रोम आदि में लेखन तथा गणित के विकास के साथ स्कूलों
का गठन आरंभ हुआ तथा समय के साथ साथ यह पुरोहित वर्ग के लोगों के लिए सीमित न रहकर जनसाधारण के लिए आवश्यक समझा जाने लगा। स्कूलों की कुछ परिभाषाएं। ओटावे के विचारानुसार स्कूल एक ऐसी सामाजिक आविष्कार है जो बच्चों के विशिष्ट शिक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है। नन के विचारानुसार स्कूल को प्रारंभिक रूप से ऐसा स्थान नहीं समझना चाहिए जहां किसी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, बल्कि उसको एक ऐसा स्थान समझना चाहिए जहां बच्चों को उन क्रियाओं में अनुशासित किया जाता है जिनका व्यापक में अस्थायी एवं विशिष्ट महत्व है। डीवी के विचारानुसार स्कूल एक ऐसी विशिष्ट वातावरण है जहां बच्चे को वांछित विकास करने के लिए उसे निश्चित जीवन एवं निश्चित प्रकार की क्रियाएं और व्यवसाय प्रदान किए जाते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि स्कूल एक ऐसी स्थान है जहां सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण एवं विकास होता है, जहां बच्चों की नागरिकता के लिए तैयार किया जाता है और विद्यार्थियों की शारीरिक, व्यावसायिक, नैतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। स्कूल की आधुनिक धारणा के बारे में बालकृष्ण जोशी लिखते हैं, स्कूल ईंट तथा गाड़े की बनी हुई इमारत नहीं है जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्र तथा शिक्षक होते हैं। स्कूल बाजार नहीं है जहाँ विभिन्न योग्यता वाले अनैच्छिक व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। स्कूल रेल का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ विभिन्न विदेशियों से व्यक्ति की भीड़ लगी रहती है। स्कूल कठोर सुधारगृह नहीं है जहाँ किशोर अपराधियों पर निगाहें रखी जाती है। स्कूल आध्यात्मिक संगठन है जिसका अपना स्वयं का व्यक्तित्व है। स्कूल गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है। स्कूल एक आश्चर्यजनक भवन है जिसका आधार सद्भावना है, जनता की सद्भावना, माता पिता की सद्भावना, एक पवित्र मंदिर, एक सामाजिक केंद्र, लघु रूप में एक राज्य और मनमोहन वृंदावन है जिनमें इन सब बातों का मिश्रण होता है। स्कूल के कार्य। शारीरिक विकास। आधुनिक युग में शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराना ही नहीं अपितु इसके द्वारा हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। मनुष्य का किसी भी प्रकार के विकास के लिए उसके शारीरिक विकास होना आवश्यक है। आधुनिक विद्यालय में बालकों तथा बालिकाओं के शारीरिक विकास के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं। आज विद्यालय में यह आशा की जाती है कि वे बच्चों के लिए खेलकूद तथा व्यायाम की पूरी व्यवस्था करें, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान कराएं, उनमें स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक आदतों का निर्माण करें, उनके स्वास्थ्य के समय समय पर परीक्षाएं कराएं, यदि हो सके तो बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करें। एनसीसी तथा स्काउटिंग आदि की व्यवस्था भी शारीरिक विकास में सहायक हो रही है। पॉइंट 2 मानसिक विकास। आरंभ में स्कूल के कार्य केवल विद्यार्थियों का मानसिक विकास कराना ही माना जाता था, इसलिए बच्चों के विभिन्न विषयों में ज्ञान कराया जाता था। आज भी विद्यालय के मुख्य कार्य बच्चों को मानसिक विकास करना ही है, इसलिए विद्यालय विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए शिक्षण की व्यवस्था करते थे। इसके साथ साथ इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि कुछ विषयों के ज्ञान मात्र से मानसिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। बच्चों के मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें कुछ ज्ञान कराया जाए, कारण सहित कराया जाए। इसके लिए शिक्षण के अनेक सिद्धांतों एवं सूत्रों का निर्माण किया गया है जिनका पालन प्रत्येक शिक्षक को करना है। इसके लिए उचित शैक्षिक पर्यावरण को भी आवश्यकता है और बच्चों को अपने अपनी योग्यता और रुचि रुझानों के अनुसार विषयों का चर्चा करने का अवसर दिया जाए। विद्यालयों में शिक्षण विधियों का चुनाव भी बच्चों के स्तर की दृष्टि से किया जाए। आज के बच्चे शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं, इस प्रकार उनका मानसिक विकास होता है। वे जो कुछ ग्रहण करते हैं उनका कारण जानते हैं और उनको अपने जीवन में प्रयोग करने के योग्य बनाते हैं। पॉइंट 3 भावात्मक विकास। सर्वांगीण विकास की शिक्षा में भावात्मक विकास का बहुत महत्व है, इसलिए भावात्मक विकास के लिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। पॉइंट 4 है चारित्रिक एवं नैतिकता विकास। विद्यालय समाज पर्यावरण द्वारा स्थापित ऐसी संस्था है जिसका स्तर समाज के पर्यावरण से ऊंचा होता है। यद्यपि विद्यालयों पर समाज की दूषित पर्यावरण की छाप पड़े बिना नहीं रह सकता, तथापि यह प्रयत्न किया जाता है कि उनका स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा ही रहे। विद्यालयों में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से
बच्चों के नैतिक तथा चारित्रिक विकास के प्रयत्न किए जाते हैं तथा समय समय पर यहाँ नैतिकता और प्रवचनों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न विषयों के शिक्षण, विशेषकर भाषा शिक्षण करते समय बच्चे के संवेगों को प्रशिक्षित किया जाता है। उनमें जाति, धर्म, राष्ट्र के प्रति अस्थायी भाव बनाए जाते हैं। विद्यालयों के बच्चों को अनेक नियमों जैसे समय से पहले स्कूल पहुंचना, उचित व्यवहार करना, शांति के साथ चलना फिरना, समय पर खेलना कूदना तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना आदि का पालन करना होता है। इसमें उनमें अच्छी आदतों का निर्माण करना होता है। 5वां पॉइंट है सामाजिक विकास। आधुनिक युग में विद्यालय का मुख्य कार्य बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना होता है। वैसे तो मनुष्य जन्म से ही सामूहिकता की प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है, परंतु वह अपनी जाति के प्राणियों के बीच किस प्रकार से रहे उसका प्रशिक्षण उसे अपने सामाजिक पर्यावरण से ही मिलता है। आजकल हमारा सामाजिक पर्यावरण बड़ा दूषित है, जिसमें उचित सामाजिक प्रशिक्षण मिलना असंभव है। अतः इस क्षेत्र में विद्यालयों की और अधिक सतर्कता से कार्य करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। यह सब तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने इस सामाजिक जीवन को नहीं अपना लेते। लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्तियों का आदर करता है, उसे विकास के समान अवसर प्रदान करने पर बल देता है, जीवन की सभी समस्याओं को प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से हल करने में विश्वास करता है। विद्यालय इसी मानव के विकास में बड़ा योगदान देता है। विद्यालयों में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों और विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के साथ एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, वहीं उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें मिलजुल कर कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है तथा इनमें भाग लेने से बच्चे प्रेम, सहानुभूति, संयोग से कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उनमें नेतृत्व शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से वे देश के सुयोग्य नागरिक बनते हैं। विद्यालय के उच्च सामाजिक पर्यावरण में बच्चों में उच्च सामाजिक आदतों का विकास होता है। उनके संवेग प्रशिक्षित होते हैं। उनमें जाति, धर्म, राष्ट्र, पूरे संसार के प्रति आदर का अस्थायी भाव बनता है, जिसमें भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है। 6वां पॉइंट है सांस्कृतिक विकास। विद्यालय समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं तथा बच्चों में उनके संक्रमण करते हैं। और हमारे देश की विविधताओं का देश है। बच्चे अपने परिवार तथा समुदाय में भिन्न भिन्न संस्कृतियों को सीखते हैं। विद्यालयों में ये बच्चे एक मंच पर मिलते हैं। विद्यालयों में भाषा और इतिहास आदि विषयों के माध्यम से बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों का स्पष्ट ज्ञान कराया जाता है। उन्हें अपने अपने संस्कृतियों के सत्य और लाभकारी तत्वों को छांटने की शक्ति का विकास किया जाता है। इस प्रकार विद्यालयों को यह निर्णय करने में सहायता करते हैं कि कितना सुधार करना है। इस प्रकार विद्यालय संस्कृति के संरक्षण और उसके विकास में सबसे अधिक सहायता करते हैं। सामाजिक प्रगति के तो वे अगुवा होते हैं। 7वां पॉइंट व्यावसायिक विकास। प्राचीन काल में व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा का विधान परिवार एवं व्यावसायिक एवं औद्योगिक केंद्रों पर ही होता था और इसी कारण तब लोग प्रायः पैतृक व्यवसाय अपनाते थे। परंतु आज के इस व्यक्त और विविधतापूर्ण जीवन में यह संभव नहीं है। अब यह कार्य विभिन्न प्रकार के विद्यालयों द्वारा किया जाता है। संसार के सभी भौतिकवादी देशों में, यहाँ तक कि हमारे देश भारत में भी जितना ध्यान व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा पर दिया जा रहा है, उतना उदार शिक्षा पर नहीं। यही कारण है कि आज व्यावसायिक एवं औद्योगिक विद्यालयों का सबसे अधिक महत्व है। आज के विद्यालय छोटे बड़े सभी व्यवसाय तथा उद्योगों की शिक्षा प्रबंध करते हैं। अब तो मनुष्य के जीवन से संबंधित ऐसा कोई लाभकारी कार्य नहीं है जिसकी शिक्षा प्रबंध विद्यालय में ना किया जाता हो। 8वां पॉइंट है आध्यात्मिक विकास। हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ के बच्चों अपने अपने धर्म की शिक्षा अपने परिवार और समुदाय से प्राप्त करते हैं। प्राचीन और मध्यकाल में तो विद्यालय भी धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करते थे और तब यह उनका मुख्य कार्य माना जाता था। अंग्रेजी काल में धर्म की शिक्षा से अलग कर दिया गया, परंतु फिर भी विद्यालयों में किसी न किसी रूप में धर्म की शिक्षा दी जाती रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की और विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगा दिया। आज देश की नैतिक पतन को रोकने के लिए और बच्चों को चारित्रिक एवं नैतिक विकास करने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक विकास की बात सोची जाने लगी है। इस संबंध में विद्वानों इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विद्यार्थियों में सभी मुख्य धाराओं के सामान्य सिद्धांत से बच्चों को अवगत कराया जाए। उन्हें आत्मा और परमात्मा के संबंध में विभिन्न लोगों की विचारधाराओं से अवगत कराया जाए। उच्च आदर्शों की शिक्षा दी जाए। हमारी दृष्टि में इस सारी शिक्षा का तब कोई प्रयोग नहीं है जब तक बच्चों के सामाजिक आचरण को प्रभावित नहीं करती। इसलिए सामाजिक आचरण
को धर्म से जोड़कर बच्चों को उच्च सामाजिक व्यवहार की प्रेरणा दी जानी चाहिए। पॉइंट 9, उच्चतर विद्यालयों का निर्माण। विद्यालयों में जीवन का उच्चतर मूल्यों का निर्माण करना स्कूल का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। 10वां पॉइंट है स्कूल के पश्चात अनुकूलन। बच्चों को स्कूलोत्तर जीवन के अनुकूल तैयार करना स्कूल का सीधा दायित्व है। स्कूल का ऐसे नागरिक पैदा करने चाहिए जो शारीरिक रूप से योग्य हो, बौद्धिक रूप से जागृत हो, भावनात्मक रूप से संतुलित हो, व्यवहारिक रूप से कुशल हो और सामाजिक रूप से व्यवस्थित हो। स्कूलोत्तर अनुकूलन व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक है। 11वां पॉइंट है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। आजकल जात पात, प्रांतवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता आदि विघटनात्मक शक्तियों देश को विघटन की ओर ले जा रही है। यदि देश को खंडित होने से बचाना है तो सभी नर नारियों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के साथ साथ विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय भावना को विकसित करना भी स्कूलों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। स्कूलों को नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। एक देश तभी उन्नति कर सकता है जब उसके पास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, औद्योगिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में योग्य नेता हो। शिक्षा संस्थान ऐसे नेताओं को उत्पन्न कर सकते हैं। अतः शिक्षा संस्थान को यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वे विभिन्न क्षेत्रों के लिए योग्य नेताओं का निर्माण करें, उन्हें कुशलतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रशिक्षित करें। यह तभी हो सकता है जब शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की सहायक पाठ्य क्रियाओं की व्यवस्था हो, विद्यार्थियों को उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। 13वां पॉइंट है माता पिता की शिक्षा। माता पिता को शिक्षा करना भी स्कूल का एक महत्वपूर्ण कार्य है ताकि वे अपने घरों की अच्छी तरह से व्यवस्था कर सके। स्कूल का कार्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि घरों में बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास के लिए उपयोगी वातावरण का व्यवस्था नहीं होती। अतः इन कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक के समाजीकरण में विद्यालय का बहुत महत्व है। हेलो गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।